अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं वर्दा शुजा और मेरा साथ दे रही है मेरी साथी एंकर उज़मा चौधरी। नाज़रीन, कोरोना वायरस से लड़ने के हवाले से कौमी यकजहती और इत्तेहाद की ज़रूरत के हवाले से बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। आपको SOPs हुकूमत की जानिब से जारी किए जा रहे हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद आपको इंडिविजुअली खुद एक जिम्मेदार शहरी के तौर पर करना होगा। हुकूमती इकदाम की जहाँ तक बात की जाए तो वज़ीर आज़म बहुत अच्छे से तमाम तर मामलात को देख रहे हैं। वो ये भी जानते हैं कि जो मुलाजमतों से लोग बरतरफ किए जा रहे हैं उनकी ज़रूरियात क्या हैं। उनके हवाले से उन्होंने एहसास कैश प्रोग्राम जो है वो भी शुरू कर रखा है उन लोगों के लिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ आपको ये बताना है कि आप काम कहाँ पर करते थे और उसके बाद आपको जो है एक रकम जो है वो आपको दे दी जाएगी। ये तमाम वो इकदाम हैं वज़ीर आज़म के जो आम आदमी को बराह रास्त रिलीफ पहुँचाने के हवाले से हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे लोग भी हमारे सामने आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े सनतकार हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो खुद तो स्टेट बैंक से कर्जे भी ले रहे हैं कि उन्होंने तनख्वाहें अदा करनी है, लेकिन साथ ही साथ बहुत बड़े बड़े उज़मा ब्रांड्स हमारे सामने आ जाते हैं जो अपने लोगों को फारिग कर रहे हैं, उनको तनख्वाहें नहीं दे रहे, जबरी रुखसत पर भेज रहे हैं या उनसे जबरदस्ती रेजिग्नेशन लेटर साइन किए जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल बहुत गंभीर है। इस तमाम तर सूरत हाल का अगर कोई फायदा उठाने की कोशिश करेगा तो इस वक्त जो है इससे ज्यादा गैर अखलाकी हरकत नहीं हो सकती। बिल्कुल, और साथ ही साथ वज़ीर आज़म ने तमाम सूबों को भी कल हिदायत जारी कर दी हैं कि महंगाई माफिया के साथ इंतहाई सख्ती से निपटा जाए। और इसके हवाले से आपको बताते चलें कि पंजाब में कारोबारी ज़िंदगी को खोलने के लिए कुछ मज़ीद सनतों को खोलने की बात हो रही है और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने इस हवाले से वफाक को यानी वज़ीर आज़म इमरान खान को एक ख़त भी लिखा है और कुछ सनतें उसमें मैंशन की गई हैं कि इनको खोला जा सकता है तमाम तर SOPs को मद्देनजर रखते हुए। पाकिस्तान में अगर हम कोरोना की सूरत हाल के हवाले से ओवरऑल देखते हैं तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल बहुत ही अहम बात की है। उन्होंने कहा कि हमें 6 माह से 1 साल भी लग सकता है कोरोना वायरस पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने के लिए। इसी तरह से मुआविन खुसूसी बराए सेहत हैं डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, उन्होंने भी कहा है कि जून और जुलाई का महीना पाकिस्तान के हवाले से बहुत ही अहम होगा। इसमें कोरोना वायरस की जो कर्व है ये बहुत ऊपर भी जा सकती है और अगर हमने एहतियात की तो ये नीचे भी आ सकती है। ताहम इस वक्त हम आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना की वजह से मजमूई तौर पर जो अमवात हुई हैं वो 440 हैं। कल का दिन जो है उसके हवाले से भी आपको बताते चलें कि कल 23 अफराद जाँ बहक हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटे में 889 केसेस जो हैं वो पाकिस्तान भर में रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब का अभी भी पहला नंबर जा रहा है जहाँ पर मुतासरा केसेस जो है वो सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। 7106 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सिंध भी वर्दा हम देखते हैं कि पास ही है, यहाँ पर 7102 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। हुकूमत की जानिब से एक ही चीज़ जो है बार बार कही जा रही है वो है समाजी फासला, सोशल डिस्टेंसिंग। अगर ये लॉकडाउन है तो इसमें नरमी हो सकती है, यकीनन हो सकती है, लेकिन वो तभी मुमकिन है जब कोरोना का जो रेशो है वर्दा ये कम हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही उज़मा, और हम देख रहे हैं कि यूरोपीय ममालिक जहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉकडाउन में सख्ती थी, उन ममालिक ने भी अब लॉकडाउन में नरमी का फैसला कर लिया है और बतदरीज अपने तमाम तर जो उनकी कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो भी खोलने के हवाले से मरहलावार खोली जा रही हैं। तालीमी इदारे सेकेंडरी एजुकेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो उसको खोलने का आगाज़ कर दिया गया है और यही अगर सूरत हाल पाकिस्तान में होती है, लोग अमल दरामद करते हैं उन SOPs पर जो हुकूमत जारी करती है, तो यहाँ पर भी सूरत हाल बहुत बेहतर हो सकती है। कहीं पर भी अगर आप क्लैश की सूरत हाल बनाएंगे, हुकूमत के अहकामात के बरक्स काम करेंगे तो ये आपके अपने नुकसान में जाएगा। जहाँ पर उस्मा ने आपसे शेयर किए पाकिस्तान के स्टेटिस्टिक्स में आपको दुनिया भर की सूरत हाल से भी आगाह कर लूँ। दुनिया भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 34,84,000 से जायद हो चुकी है। मोहलिक वबा ने 2,44,773 अफराद की जान ली है। 11 लाख से ज्यादा मरीज सेहतियाब भी हुए हैं और अमरीका में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान जो है मजीद 1435 अफराद जो हैं वो हलाक हुए हैं। हलाकतों की तादाद जो है 67,000 से बढ़ चुकी है। 11,60,000 से ज़्यादा अफराद में इस वायरस की तस्दीक भी हो चुकी है। तो दुनिया भर में ये सूरत हाल है, लेकिन फिर भी उसमें इसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि जो इसकी पीक का मरहला था उससे गुजर के अब सूरत हाल बेहतरी की जानिब जा रही है, एक डिक्रीज आ चुका है और अगर अमल दरामद की यही सूरत हाल रही तो ऐसे ममालिक की मिसाल भी हमारे सामने मौजूद है उज़मा, जहाँ पर कोई एक भी हलाकत नहीं हुई वायरस की तशखीस होने के बावजूद भी। बिल्कुल, डॉक्टर मोहम्मद ज़ईम ज़िया इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं ओवरऑल इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया सर पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। आप हमें ये बताएगा कि इस्लामाबाद में भी हम देखते हैं कि केसेस की तादाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई है। I-10 2, I-10 4 के कुछ इलाके जो हैं उनको भी सील कर दिया गया है। तो पहले मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है वो भी आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा और दूसरा ये भी बताइएगा कि जो करंटीना सेंटर्स हैं वहाँ पर कुछ ज़्यादा ब्रश है पहले से।
जी सलामकुम। इस वक्त इस्लामाबाद में आपने जैसे कहा कि केसेस बढ़ रहे हैं। हमारे जो जो केसेस थे पहले, सबसे पहले केसेस जो 2.25 महीने पहले इस्लामाबाद में आए थे, और उसी हिसाब से पूरी दुनिया में बड़े बड़े ममालिक हैं, उनके जो कैपिटल्स हैं वहां पर एक साथ ही इमर्ज हुए थे। लेकिन जो प्रोग्रेस रही है वहां पर और यहाँ पर, ये बहुत डिफरेंट बहुत डिफरेंट रही है। क्योंकि अगर ग्रोथ देखें तो वहां पर अभी हजारों में और लाखों में केसेस मौजूद है। हमारे जो कैपिटल में इस वक्त बेरली 400 के अराउंड जो पेशेंट मौजूद है। इसकी बहुत सारी वजूहात भी हैं, क्योंकि बहुत टेक्निकली इसको देखा गया, और इसको जितने भी पेशेंट डायग्नोज हो रहे थे उनको जो है वो क्वारंटीन किया गया, और उनकी जो फर्दर जो जितने भी जो लोग थे जो उनसे मिले थे उनको भी क्वारंटीन किया गया था। अच्छा। तो पूरी दुनिया में जो है ना इसकी सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ थी, जो कैपिटल्स में स्पेसिफिकली, और यहाँ पे काफी हद तक जो है वो बेहतरी रही है अभी तक भी, इन टर्म्स ऑफ मोर्टेलिटी भी, या फिर इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ जो उसकी ग्रोथ है डिजीज की। I10 और I4 में, I10 1 और I10 4 में चूंकि केसेस थोड़े से बढ़ गए थे और स्पोरेडिक था, तो हमने जो हमारी मिनिस्ट्री है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, और NCOC के जो गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक अगर किसी भी तरह से पेशेंट्स 25 से 25 एक मार्क वैसे है उससे बढ़ जाए तो एरिया को, ताकि उसको कंटेन किया जा सके, उसको मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट की जाती है। इस एरिया पे लॉकडाउन का नाम एज सच कुड बी अ मिसनोमर, बिकॉज क्योंकि ये जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करना कि लोग उसी सेक्टर के अंदर दुकानों तक एक्सेस कर सके और इंटरनल जो भी उनकी ट्रांजैक्शन है वो कर सके, लोगों को बाहर ना आने देना, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसको स्प्रेड को रोका जाए। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कोठहतियाल या शिजार टाउन के बाद, शालौता के बाद या तरामड़ी के बाद ये पांचवा एरिया है कि जिसको लॉकडाउन किया गया, और यहाँ पर जो लॉकडाउन जो है ना काफी सक्सेसफुल रहे हैं माजी में भी, तो इसलिए इस स्ट्रेटजी के तहत ये काम हो रहा है। अच्छा डॉक्टर ज़हीम ज़िया साहब, हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हुआ है, जो खाने पीने की अशिया के ठेले हैं, दुकानें हैं, वो उनकी भरमार हो गई है, और वहाँ पर किसी भी तरह के डिसिप्लिन को जो है मलहूज़े खातिर नहीं रखा जा रहा, और ऐसा खदशा लगता है उसको देखने के बाद कि खुदा न खास्ता अगर यही सूरत हाल रही तो ये तो वायरस बहुत तेज़ी से फैलेगा और हम रमज़ानुल मुबारक के बाद ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन में चले जाएंगे। तो इस चीज़ को यकीनी कैसे बनाया जाएगा कि लोग जो हैं एक फिजिकल डिस्टेंस एक दूसरे के साथ रखें और दुकानदारों को भी इस हवाले से पाबंद किया जाए? बिल्कुल, देखें ये सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए लोगों को खुद भी इसका अंदाज़ा होना चाहिए कि इसमें हम सबको बराबर तरीके से असर करना है। हमारे एरिया में जब ये फैलेगा तो हम लोगों ने SOPs भी लोगों को बताए हैं, और हम घर घर इसकी वो कर रहे हैं, एजुकेशन भी कर रहे हैं। लेकिन चूंकि बहुत सारे एरियाज में ये हो रहा है, तो ये इस वायरस के स्प्रेड के लिए और लोगों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तो अपील ये है कि लोगों को ज्यादा बगैर किसी वजह के बाहर ना आना, और कोशिश करें कि वो जो प्रिवेंशन के जो वो हैं रूल्स उसको फॉलो करें। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने कुछ एरियाज का जिक्र किया जिनको सील किया गया है, वहां पर भी हम देखते हैं कि कंप्लीट लॉकडाउन नहीं है, लोगों को ये इजाजत दी जाती है कि वो अपनी रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया लेने के लिए बाहर जा सकते हैं और बाहर से भी आ सकते हैं। तो ये बताएगा कि जिन लोगों को घरों में आइसोलेट किया गया है उनकी मॉनिटरिंग किस तरह से की जा रही है, कि वो संजीदगी से इसको ले रहे हैं, नहीं ले रहे, और फिर कितने दिनों के बाद दोबारा इसका टेस्ट लिया जाता है, ये तमाम तर प्रोसेस जो है ये भी कुछ शेयर कीजिएगा हमारे साथ। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये जो I10 का जो एरिया हमने किया है, वहां पर हमारा जो
पुलिस जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शुरू करती है कि ज्यादा मूवमेंट ना हो, सही। स्पेशली उन एरियाज में जहां पर ये डायग्नोज घर मौजूद हैं। और ये हम पहले भी एक बात कह चुके हैं कि इसको स्टिग्मेटाइज मतलब नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, लेकिन इसी से रिलेटेड सवाल मेरा ये भी ले लीजिएगा कि जितने भी लोगों में वहां पर वायरस तशखीस हुआ है, क्या वो उन सब लोगों को घर में रखा गया या फिर कुछ लोगों को जिनमें इलामात ज्यादा सीवियर थी उनको हॉस्पिटल भी रखा गया? बिल्कुल। हमारी एक अभी नई जितने भी पेशेंट्स हैं उनको हमारी टीम जो है जाके देखती है और उनको सेहत का ज्यादातर लोग क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक थे और एक आधे इस तरह के पेशेंट्स थे जिनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा I-10 1 में से, I-10 4 में से या ओवरऑल इस्लामाबाद में से। तो हमारी जो टीमें हैं वो रैपिड रिस्पांस की शक्ल में जो है वो उनको पेशेंट्स को मूव करती हैं हॉस्पिटल से घर और घर से हॉस्पिटल के बीच में। आजकल हम एक और भी काम कर रहे हैं कि ताकि इनकी सेहत को मॉनिटर किया जा सके, तो उनका जो ब्लड ऑक्सीजन लेवल है वो भी मॉनिटर होना शुरू हो गया है। और ये तानी दुरुस्त साहिबा और फैसल सुल्तान साहब के उसके ऊपर एक वो लॉन्च किया है, तो उनको हम लोग देख रहे हैं कि इनके ब्लड ऑक्सीजन लेवल, तो उससे हमें पता लगता है कि इनकी डिजीज प्रोग्रेस क्या है या फिर क्या फर्क हो सकता है कि कोई कोरोना डायग्नोज पेशेंट के ऑक्सीजन लेवल्स में और ऐसे लोगों में जिनमें कोरोना नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी इत्तलात के मुताबिक बच्चों के इम्यूनिटी बूस्ट के लिए जो है वो एक 10 इंजेक्शंस का कोर्स भी जो है वो शुरू कराया जा रहा है कि बच्चों को ये अगर करवा दिया जाए कोर्स तो उनकी क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ जाएगी। इसके हवाले से भी बताइएगा कि क्या प्लान्स हैं और ये कौन कौन से एरियाज को कवर करेगा? इसका इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए फिलहाल तो कोई इस तरह की स्टडी या फिर कुछ की चीज है नहीं कि जो इम्यूनिटी बूस्ट करे अगेंस्ट वायरस। ये तो सबसे पहली बात ये है कि इससे प्रिवेंशन ही इसका सबसे बड़ा मतलब फिलहाल निजात है। लेकिन इस तरह की किसी बात का जो है वो फिलहाल कोई इस तरह का प्लान नहीं है कि बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट करना अगेंस्ट कोरोना। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोई ऐसी तजवीज़ ज़ेरे गौर है कि कोई भी इलाका ऐसा है जहाँ पर कोरोना के बहुत ज़्यादा पेशेंट सामने आ जाते हैं, ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होने लगते हैं, तो वहाँ पर फिर लोगों के रैंडम टेस्ट लिए जाएं ताकि एक अंदाज़ा लगाया जा सके? बिल्कुल। ये प्रैक्टिस होती रही है इस्लामाबाद में। सही। कि किसी एरिया में अगर इस तरह हो, फॉर एग्जांपल शाला में जब हमने इसको लॉकडाउन किया था तो हमने रैंडम सैंपलिंग की थी वहां से, और यहाँ पर I-10 में भी हमने जितने भी पेशेंट डायग्नोज हुए, क्योंकि जब हम कॉन्टेक्ट ट्रेस करते हैं तो वो जो अगले बंदे होते हैं वो हाई रिस्क पूल होता है, पेशेंट्स सस्पेक्ट होते हैं, तो उनमें काफी लोगों को पॉजिटिव आ रहा होता है। लिहाजा मतलब जब हम उनको ट्रेस कर रहे थे तो हम कोशिश करते हैं कि रैंडमली जैसे मार्केट में खड़े होके बाद लोगों से सैंपल लिए जाए उन बड़े मॉल्स में से। इस तरह के केसेस में हमने लोग कुछ डायग्नोज किए हैं, और क्योंकि वो यहाँ से मूव कर रहे थे तो हमने जो करीबी डिस्ट्रिक्ट है उनके डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर को हमने इन्फॉर्मेशन दी थी, वो वहां पर कंटेन हो गए। तो ये प्रैक्टिस चल रहा है यहाँ पर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो आपने ये भी शुरू में फरमाया कि वो एरियाज जैसे I-10 के आपने 2 सेक्टर्स का जिक्र किया कि वहाँ पर कुछ एरियाज में मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया है जहाँ पर कुछ पेशेंट्स की तादाद ज़्यादा नज़र आई है। जब एक एरिया को आप बिल्कुल आइसोलेट कर देते हैं, वहाँ पर सख्ती से अमल दरामद होता है लॉकडाउन का, तो वहाँ पर जो अंदर मौजूद मरीज होते हैं उनके चेकअप के लिए जो टीम्स बनाई जाती हैं वो कितनी देर के बाद उनको रिविजिट करती हैं ताकि उनको मॉनिटर किया जा सके, और कितने दिन उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है? देखिए, ये बाद एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं जिनको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ रही होती और ना ही उनको पता लग रहा होता, बस वो सेहतयाब हो चुके होते हैं। इनमें से बाद लोग इस तरह के होते हैं कि जिनको हॉस्पिटल मूव करना पड़ जाता है, और ये बहुत कम तादाद है फिलहाल, क्योंकि इस्लामाबाद में मरीजों की तादाद भी ज्यादा नहीं है, तो इसलिए वो तादाद जिनको हॉस्पिटल मूव करना तो वो कम होती है।
और एक मतलब जब ये क्वारंटीन करते हैं तो हमें ये नीड बेस के ऊपर हमें जो है ना फोन आता है, या फिर हमारे 1166 की तरफ से, या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से हमें कुछ तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमारे जो थ्रू हेल्पलाइन हैं उनके तो फलां पेशेंट पे हमारे जो रैपिड रिस्पांस टीम के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इन टच होते हैं मुख्तलिफ अदारों के साथ, तो हमें इतला मिलती है, लोग खुद भी उसके ऊपर फोन करते हैं और हमारी रैपिड रिस्पांस टीम उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर देती है। जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ज़ईम ज़िया हमारे साथ मौजूद थे और इस्लामाबाद भर में कोरोना वायरस की क्या सूरत हाल है, किस तरह से लोगों में इस वायरस की तशखीस की जा रही है और किस तरह से लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है, और जिन लोगों को घरों में आइसोलेट किया जा रहा है उनको किस तरह से मॉनिटर किया जा रहा है, और कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर हम देखते हैं कि लॉकडाउन को थोड़ा सा सख्त किया गया है ताकि वहां पर भी जल्द अज जल्द सूरत हाल जो है उसको बेहतर किया जा सके। वर्दा हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जो है वो इसी तरह से जारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। Tribune Classifieds. Anything and everything you need. Classifieds.tribune.com.pk. वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है कोरोना वायरस पर काबू पाने के हवाले से और जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं जिसमें हमने अपनी मईशत का पहिया भी रवां रखना है, अपने लोगों को इसका शिकार भी होने नहीं देना। तो एट द सेम टाइम बहुत से चैलेंजेस हैं जो इस वक्त अगर हम हुकूमती हुकाम को देखें तो उन्हें दरपेश हैं। इकॉनमी के ऊपर जो इसके असरात मुरतब हुए हैं दुनिया भर में वो हमारे सामने हैं। पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है और जो अभी आइंदा आने वाले दिनों में जो फैसले किए जा रहे हैं, जैसे कि पंजाब में मुख्तलिफ सनतें खोलने की तजावीज़ सामने आई हैं। कराची के कुछ ताजरों ने कहा है कि हम कारोबार खोल देंगे, और अगर हुकूमती सरपरस्ती में ऐसा होता है, विफाकी फैसला लेता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। डॉक्टर फरीदा फैसल साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर मुआशियात हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। हम देख रहे हैं कि अवाम दोस्त पॉलिसीज़ लाई जा रही हैं और एहसास कैश प्रोग्राम के जरिए भी बेरोजगार अफराद की मदद की जा रही है। यकीनन हमारी मईशत इस वक्त बहुत दबाव का शिकार है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह के फैसले होना, आपकी राय क्या है इन हवाले से? देखिए, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पूरी आलमी, मैं कहूँगी, मईशत को। 3 ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान है और मेरा ख्याल में कि ये अभी चलता जाएगा। पूरी दुनिया के अंदर आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ रही है। पाकिस्तान के अंदर भी जो है 25% तक अनएम्प्लॉयमेंट का खदशा है कि वो बढ़ जाएगी। तो जाहिर है कि इन हालात में जो गरीब तरीन तबका है उसकी मदद बहुत जरूरी है। तो मौखर जो हजरात हैं और बाकी इंडिविजुअल्स हैं वो तो कर ही रहे हैं, मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट और आपकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनकी तरफ से एक स्ट्रेटजी सामने आनी चाहिए थी, जो कि आई है। एहसास प्रोग्राम के केस में हम देख रहे हैं कि आई है। स्टेट बैंक ने अपनी पॉलिसी दी है, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त आ गई है, क्योंकि जो डिस्बर्समेंट है वो तो जाके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होनी है ना जी। तो आई थिंक कि हर जो हुकूमतें हैं, आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी हैं, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं। अपने अपनी जरा स्ट्रैटेजीज में थोड़ा फर्क है, लेकिन कोशिश हो रही है कि गरीब तरीन तबके तक पहुंचा जाए और जो अनएम्प्लॉयड हुए हैं, जिनके पास अब रोजगार नहीं रही, उन तक पहुंचा जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान शुरू दिन से ही, जैसे ही पाकिस्तान में कोरोना की वबा आई तब से लेकर अब तक उनका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि लॉकडाउन सख्त नहीं होना चाहिए, कर्फ्यू की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। और हमने देखा कि उनकी ये जो बात है अब दुरुस्त भी साबित हो रही है, क्योंकि वो कह रहे थे कि अगर लोग जो हैं वो कोरोना से बच भी गए तो फिर भूख का शिकार हो सकते हैं। हुकूमत तो अपने तौर पर कर रही है। स्मार्ट लॉकडाउन की हम देख रहे हैं कि बात हो रही है। पाकिस्तानी मईशत के लिए स्मार्ट लॉकडाउन कितना ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक है, ख़ासतौर पर अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर डेथ रेशो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद मुख्तलिफ रियासतों में लोग सड़कों पर निकल आए हैं कि लॉकडाउन में नरमी की जाए, इसको ख़त्म किया जाए। तो पाकिस्तान में ओवरऑल मईशत को लेकर हुकूमत की जानिब से जितने भी फैसले किए गए हैं, मुख्तलिफ शोबों को खोला गया है, मुख्तलिफ सनतों को खोलने की बात हो रही है, इस तमाम तर सूरत हाल को किस तरह से देख रही हैं आप?
देखिए, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ तो जाना ही पड़ेगा, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो कोरोना का जो मसला है वो अभी बढ़ रहा है। ठीक है, हम अपने जो है पीक पे नहीं पहुंचे, पीक की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए बहुत ही सोच समझ के हमें इस वक्त जो है वो लेने पड़ेंगे, इकदाम लेने पड़ेंगे, और ये रोज की बेसिस पे जो है ना इसके ऊपर डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, जो कि हो भी रही है। और इसीलिए एक नेशनल कमांड सेंटर जो है वो बना लिया गया है कि रोज की स्टेटिस्टिक्स आए, क्योंकि ये कहना, देखिए अगर लोग भी बीमार बहुत तेजी से होते हैं तो उसका अपना एक बहुत बड़ा कॉस्ट है, जो कि अगेन बेयर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ जो है वो ये पता नहीं कब तक ये मसला चलेगा, अगर 6 महीने साल तक चलता है तो हमें इसके साथ अब जीना पड़ेगा। और मेरा ख्याल में कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ हम हुकूमत के ऊपर नहीं कह सकते, लोगों ने भी इसके अंदर उसी तरीके से हुकूमत का साथ देना है। तो इसलिए ये है कि हुकूमत जो है वो फैसले कर भी रही है, डायरेक्ट इंजेक्शंस भी कर रही है, और किस तरीके से कौन कौन सी सनतों को खोलना है उसके लिए जरूरी है। लेकिन इस वक्त मेरा यह ख्याल है कि ये जो ताजरान है इन्हें हुकूमत का साथ देना चाहिए। और ये जो इस तरह की सामने बात आती है कि अगर हुकूमत ने हमें इजाजत ना दी तो हम खुद से खोल लेंगे, इससे इज्तनाब करें, क्योंकि हुकूमत को इस बात का एहसास है अच्छी तरीके से कि उसने भी हुकूमत चलानी है। तो अगर सारे स्टेक होल्डर्स एक दूसरे का साथ देंगे, अपनी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, तो ये काम जो है वो बेहतर तरीके से आगे चलेगा। क्योंकि इसको सॉल्व करने का कोई सिल्वर बुलेट नहीं है, कोई एक तरीका नहीं है, हमें सबको इकट्ठा रह के जो है वो काम करना है। और जिस तरीके से हुकूमत गाइड करेगी उसी तरीके से जो है वो बिजनेस कम्युनिटी को उनका साथ देना चाहिए। उनके अगर कोई मसाइल हैं तो वो डिस्कशन करें, लेकिन ये जो ताजरान की जो आपको सामने आती हैं मसाइल के, जी अगर हमें ना खोलने दिया गया तो हम गिरफ्तारियां दे देंगे, ये बात गलत है। ऐसे इस तरीके से नहीं काम करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, उन्हें हुकूमत का साथ देना चाहिए। बिल्कुल सही हो गया, हुकूमत का साथ देना इस वक्त बहुत ज़रूरी है और फोकस्ड होना चाहिए, एक डायरेक्शन हमें रखनी चाहिए। हमने देखा है कि हुकूमत की जानिब से अशाय-ए-खुर्रनोश की जो अशिया हैं उनकी बरामदात पर पाबंदी आयद की गई है। दुनिया में ऐसे बहुत से ममालिक हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं और वहाँ पर उनकी मईशत बुरी तरह से तबाह भी हुई है। अगर हम थोड़ा सा इस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ कर लें, किन किन शोबों पे हमें ज़्यादा मेहनत करनी है, किन किन शोबों के ऊपर हम मेहनत करके जो है अपनी एक्सपोर्ट्स भी बेहतर कर लेंगे और उन ममालिक की भी मदद हो जाएगी और वहाँ पे हम टारगेट मार्केट्स भी तलाश कर लेंगे जो ज़्यादा अफेक्टेड हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, इस वक्त देखें बात यह है कि क्योंकि हम एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं, ठीक है, ये जंग की हालत है, जंग से भी ज्यादा संगीन हमारा मसला जो आ गया है और पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम एक सेक्टर को जो है उसके अंदर इंप्रूवमेंट ले आए, जैसे फॉर एग्जांपल इस वक्त सबसे ज्यादा तेजी से जो सेक्टर ग्रो कर सकता है, अपॉर्चुनिटी है, वो शायद ई कॉमर्स है। और ई कॉमर्स के लिए इससे ज्यादा मजबूत पॉलिसी अगर हो तो ज्यादा बेहतर रहे, क्योंकि ऑलरेडी जो है उसके ऊपर काम हो रहा है तो वो काफी उसमें बेहतरी आए। लेकिन टू से कि जी हम कोई एक खास किस्म की एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं, हालात ही ऐसे नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर जो है वो लॉकडाउन्स हैं और पूरी दुनिया की जो मईशत है उसके अंदर फिलहाल बहुत बड़े क्राइसिस हैं। तो इसलिए बेहतर यही काम है कि पाकिस्तान के अंदर हर मुल्क जो है खुद अपने जितने उसके वसाइल हैं उसको कंजर्व करे और लोकल इकोनॉमी को ग्रो करे, बजाय ये कि इस वक्त बाहर देखा जाए। लोकल इकोनॉमी को ग्रो करने का बहुत ज्यादा जरूरत है। और जो ये है कि जो इंटरनेशनल जो बाकी गरीब ममालिक हैं उनकी मदद हम नहीं कर सकते इस वक्त, वो तो दूसरे जो आलमी इदारे हैं वो लगे हुए हैं दूसरे गरीब ममालिक की मदद के लिए। डॉक्टर साहब, महसूलात हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, टैक्स वसूली जो है वो 35% से भी हम देखते हैं कि नीचे आ चुकी है। ऐसे हालात में हुकूमत की जो अवलीन तरजीह है वो मईशत को अपने पाँव पर खड़ा करना तो है ही, साथ जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि लोगों का रोज़गार उनसे ना छिने और जिन लोगों का रोज़गार उनसे छिन चुका है उन तक जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मदद पहुँचाने की बात कर रहे हैं। जो अफराद बेरोज़गार हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि 12,000 रुपये उनको दिए जाएंगे। ऐसे हालात में एक तरफ जो निचला
निचला तबका है उसको हुकूमत कोशिश कर रही है कि रिलीफ पहुंचाया जाए, लेकिन साथ ही साथ जो बड़े ताजिर हैं, जो बड़े सनतकार हैं, उनके लिए भी मुख्तलिफ पैकेजेस लाए जा रहे हैं। लेकिन अभी कुछ मजीद उनकी डिमांड्स भी सामने आ रही हैं। जैसे कि आप पहले भी बात करी थी, मुतालबा वो कर रहे हैं कि उनके जितने भी बिजनेसेस हैं वो बंद पड़े हैं, उनको मरहलावार खोला जाए। हुकूमत खोलने के लिए तैयार है, सनती शोबे को खोला भी गया है, लेकिन वो SOPs जो हमने दिए बताया कि हुकूमत की जानिब से दिए गए, उन पर हम कहीं अमल दरामद नहीं देखते। तो जहां पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आई थिंक कि जो बिजनेसेस हैं वो भी अपनी हिम्मत से कई बिजनेसेस तो बढ़ के कर रहे हैं। देखें, इस वक्त जो अगर लेबर के अंदर इससे भी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो, जब तक जाहिर है कि जो सनतकार हैं वो भी चाहेंगे कि अपनी लेबर को इस वक्त अपने साथ रखें। दूसरे ममालिक में तो ऐसा होता है कि जी लेबर के ऐसे हालात में लेबर का जो आधा पैसा होता है वो हुकूमत देती है। तो ऐसी बात नहीं है, जो हमारी इंडस्ट्री है वो भी जो है वो दे रहे हैं, मतलब काफी सपोर्ट भी कर रहे हैं, दिल खोल के दे भी रहे हैं। अपनी अपनी लेबर को भी जो है उन्होंने सबको पारित नहीं किया, तो वो अपनी तरफ से एफर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल में कि ये इस मसले से हम तभी निकलेंगे जब हम सारे जो है वो उसको अंडरस्टैंड करें। अच्छा, हुकूमत की तरफ से क्या पैकेज दिया गया है, अनाउंस किया गया है कि जी जो बिजली है उसको जो है वो हुकूमत पे करेगी। ठीक है कि ये जो इस तरह के स्टिमुलस पैकेजेस हैं उससे फायदा होता है, लेकिन देखिए दुनिया भर में जो दूसरी हुकूमतें हैं उनके पास ठीक है रिसोर्सेज भी ज्यादा हैं, लेकिन वो अपनी इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ कर रही हैं इस वक्त। तो मेरा ये ख्याल है कि इंडस्ट्री के अंदर भी जो जिम्मेदार इंडस्ट्रीज हैं, जो जिम्मेदार बिजनेसेस हैं, वहां पे काम बेहतर तरीके से हो रहा है। और ये बात हम भी समझते हैं कि जी अगर लेबर नहीं रही, अगर उसकी सेहत के मसाइल हुए तो इनकी अपनी कॉस्ट ऊपर जाएगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको समझ रहे हैं। तो ये सारे स्टेक होल्डर्स अगर एक पेज पे रहेंगे तो ही मसले का हल होगा। फकत हुकूमत या फकत प्राइवेट सेक्टर इसका हल इस वक्त नहीं निकाल सकते, दोनों को एक पेज पे होना जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हम ये देख रहे हैं कि इस मौजूदा सिचुएशन में जबकि एक इंसानी अलमिया है और एक पेंडेमिक है, पूरी दुनिया उससे निपट रही है, इखलाकियात हम यहाँ पर भी बहुत से जगहों पे देखते हैं कि लोग भुलाए बैठे हैं, और महंगाई जो है वो अपने तौर पर लोग जो हैं कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। हुकूमत इस हवाले से ये तहिया कर चुकी है कि हम सख्ती करेंगे और क्रैकडाउन किया जाएगा। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं, आवाम को भी रिलीफ पहुँचाया गया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि आवाम को मज़ीद रिलीफ भी पहुँचाएंगे। तो क्या ओवरऑल अगर हम देखें तो ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का कम होना और साथ ये महंगाई का मामला, इसको अगर हम ऑब्जर्व करें, इसको बेहतर तरीके से टैकल करें तो आम आदमी को बेहतर रिलीफ मिल सकेगा। क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि इस वक्त जो है ना वो कीमतें, और खास तौर पे जो आपका फ्रेश प्रोड्यूस है, मैं आटे की और ये बाकी इनकी बात नहीं कर रही, वो तो मेरा ख्याल में फिर भी कंट्रोल्ड है, और यूटिलिटी स्टोर के ऊपर भी एक अच्छा खासा जो है वो रिलीफ पैकेज दिया गया है। मैं फ्रेश प्रोड्यूस की बात कर रही हूँ, यानी फल और सब्जियों का जो नर्ख है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और उसके लिए प्राइस कंट्रोल इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। रमजान का बारबरकत महीना है, जाहिर है लोग जो है उनकी वो खरीदते भी ज्यादा हैं, लेकिन इसको मेरा ख्याल में कि इससे बेहतर तरीके से प्लान भी करना चाहिए था, और अभी भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्राइस कंट्रोल को जो है वो फाल बनाया जाए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और इससे ही सही फायदा मिलेगा। अब देखिए ना, सही है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम हो जाती है तो शहरों के अंदर ये फायदा जो है ये पहुंचना चाहिए। और मेरा ये ख्याल ये भी है कि देखिए पिछली दफा जैसे रमजान बाजार लगाए गए थे जहां पे ये फल और सब्जी जो थी ये जरा कम कीमत पे और गवर्नमेंट कंट्रोल रेट्स पे मिल जाती थी, इस दफा वो भी नहीं लगाए गए कोरोना की वजह से। तो शायद मेरा ख्याल में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में सोचना चाहिए कि अब इस तरह के भी जो छोटे बाजार हैं उनको दोबारा से शुरू किया जाए, वहां पे भी SOPs लगाए, यकीनन तौर पे लगाए, लेकिन इनका खुलना भी जरूरी है।
डॉक्टर फरीदा फैसल साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद थी। हुकूमत की जो पॉलिसीज़ रही हैं इस हवाले से उसको उन्होंने काबिल सताइश करार दिया। उन्होंने कहा कि जो रिलीफ हुकूमत पहुँचा रही है यकीनन ये काबिल सताइश है, और मरहलावार जैसे लॉकडाउन में नरमी की बात उन्होंने की। उन्होंने कहा ये करना पड़ेगा, हमें इसके साथ रहना होगा। वज़ीर आज़म भी ये बार बार कह चुके हैं कि अभी हमें इसके साथ जीने की अपने आप को आदत डालनी है, हम नहीं जानते ये कब तक कंटिन्यू करेगा। बिल्कुल, और उससे भी अहम बात जो डॉक्टर साहिबा ने की, उन्होंने कहा कि हम सबको एक पेज पर आना होगा। ताजिर हो, छोटा सनतकार हो, बड़ा सनतकार हो, एक पेज पर आते हुए ही हम इस मोहलिक वबा से निपट सकते हैं और अपने मुल्क की जो मौशी सूरत हाल है उसको भी स्टेबल करने में कामयाब हो सकते हैं। डॉक्टर अताउर रहमान DHO इस्लामाबाद है, इस वक्त टेलीफोन लाइन पर, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने के लिए। सबसे पहले तो आपसे जानना ये चाहेंगे कि क्या आपने सूरत हाल देखी है? पाकिस्तान में कोरोना वायरस को आए हुए 2 माह से ज्यादा का वक्त हो चुका है। तब से लेकर अब तक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जितने भी इकदाम किए गए हैं उनको किस तरह से देखते हैं आप? इनके कितने खातर खा नताइज जो है हासिल हो चुके हैं? और अब ये कहा जा रहा है कि मई, जून, जुलाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महीने हैं कोरोना वायरस की सूरत हाल को लेकर, आगे हमें क्या करना होगा? शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि अभी तक जो इन्होंने इक़दाम किए हैं वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इसको डेली मॉनिटरिंग हो रही है कि क्या सिचुएशन है, कहाँ पर हॉटस्पॉट्स बन रहे हैं, उन हॉटस्पॉट्स की मॉनिटरिंग करते हुए क्या इक़दाम करने चाहिए, और फिर प्रोविंसेस से रोज़ाना रब्ता है, सब प्रोविंशियल मिनिस्टर से मीटिंग्स रोज़ाना स्काइप के ज़रिए हो रही हैं, और उसको देखते हुए फिर पॉलिसी डिसाइड की जा रही हैं कि क्या करना है। दरअसल ये एक ऐसी वबा है जो बहुत तेजी से अभी फैलेगी। अभी इब्तदाई फेज में हैं आप, अभी कोई 18-20 हज़ार केसेस के करीब ऑफिशियली हैं, एक्चुअल शायद 40-50 हज़ार हों, और ये अगले 2 महीने के अंदर ये 1-1.5 लाख जो है तादाद इसकी आसानी से पहुंच सकती है। तो आगे जो है ये सख्त ज़माना आ रहा है, क्योंकि आपके अगर इसमें सीरियस इलनेसेस पैदा हुई तो हॉस्पिटल्स ओवरफ्लो हो सकते हैं, और वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज हो सकती है, और दूसरे मसाइल हो सकते हैं। और आपने लॉकडाउन किया तो फिर जो ख़ास तौर पे गरीब लोग हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलात हो सकती हैं। लेकिन एक जो खुश आइन बात है वो ये है कि इस पूरे खित्ते के अंदर पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह, इसमें जो अमवात की जो तादाद है वो बहुत कम है उन अमवात से जो कि इसी लेवल के जहाँ पे केसेस हैं यूरोप में उनके मुकाबले में हमारे यहाँ कम है। तो इससे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं जिसकी वजह से इसकी शिद्दत इतनी नहीं है जितनी दूसरे ममालिक में है। लेकिन पूरी तरीके से कहना क़ब्ल वक्त होगा, असल चीज़ 1-1.5 महीना बाद पता चलेगी। लेकिन अभी तक तो बहुत हौसला अफजा सिचुएशन है हमारे यहाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, सूरत हाल अब ये है कि लोकल ट्रांसमिशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इस वायरस की। हम देख रहे हैं कि लोगों से मुंतकिली का अमल बहुत ज़्यादा शुरू हो चुका है। लोगों की सीरियसनेस टुवर्ड्स लॉकडाउन या आइसोलेशन वो बहुत ज़्यादा गैर संजीदगी हमें दिखा रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि बिल्कुल भी SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा है। एक तो ये सूरत हाल हमारे सामने है, हम इसकी पीक की जानिब जा रहे हैं। आइंदा आने वाले हफ्तों में क्या सिचुएशन देखते हैं, ये नंबर कहाँ तक जा सकता है मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए? इसके अलावा जो टेस्टिंग कैपेसिटी है, क्या आप उससे मुतमईन हैं कि हम सही नंबर में अभी तक टेस्ट कर रहे हैं, या हमें इसको भी मजीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है? जी, ये जो नंबर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो एस्टिमेट किया है कि ये 2 लाख तक मिडल ऑफ जुलाई तक जा सकता है। एक्चुअली सही नंबर क्या है ये आपको पता ही नहीं है, क्योंकि टेस्टिंग हमारी जो है वो बहुत कम है। 22 करोड़ का मुल्क है, उसमें आप 6-7-8 हज़ार टेस्ट कर रहे हैं, और टेस्टिंग कैपेसिटी जो है वो आपको फौरी तौर पे बढ़ानी चाहिए। आपके पास इस वक्त 24-25 PCR मशीन्स हैं जिनकी कैपेसिटी कोई 20 हज़ार टेस्ट की है, लेकिन फिर भी आप सिर्फ 6-7 हज़ार टेस्ट कर रहे हैं। कई सौ मशीनें मुल्क के अंदर मौजूद हैं यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च सेंटर्स में, उनको हासिल करना चाहिए, उनके टेक्नीशियंस को लेना चाहिए, और एक बिल्कुल कमांडो एक्शन की तरह इन मशीन को ऑपरेट करके और फौरी तौर पर बढ़ाना चाहिए। हमें टेस्टिंग कैपेसिटी, रैंडम टेस्टिंग बिल्कुल नहीं हो रही, सिर्फ जिन लोगों में सिम्टम्स होते हैं उनमें टेस्टिंग हो रही है। तो उससे आपको सही पता नहीं चल रहा कि जो लोग आते हैं टेस्टिंग करने
उन्हीं का टेस्ट किया जा रहा है। तो एक्चुअल कितने परसेंटेज मुब्तला हो चुके हैं उसका आपको सही अंदाजा नहीं है, और जब तक ये सही अंदाजा नहीं होगा जब तक आप प्लानिंग नहीं कर सकते। इसी तरह ट्रैकिंग और ट्रेसिंग जो है वो बहुत कमजोर है हमारी। आप देखिए बरतानिया में कोई 18,000 लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं, नए लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं, जिनका काम यही होगा कि हर वक्त सुबह से शाम तक टेलीफोन पे बैठकर देखते रहें और टेलीफोन करते रहें उन लोगों को जो मुब्तला हो रहे हैं कि वो पिछले 2 हफ्ते के अंदर किन लोगों से कांटेक्ट में आए हैं, ताकि उन सब की टेस्टिंग की जाए। ये वाला हिस्सा जो है बहुत कमजोर है, और इसमें 18वीं अमेंडमेंट ने बदकिस्मती से बहुत मुश्किलात पैदा कर दी हैं, क्योंकि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। जो फेडरल गवर्नमेंट है वो एडवाइस कर सकती है, थोड़ी बहुत मदद कर सकती है, लेकिन क्योंकि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है तो हर सूबा जो है अपने अपने पॉलिसीज फॉलो कर रहा है, और कुछ डिफरेंसेस भी आपने देखा कि सिंध गवर्नमेंट में और फेडरल गवर्नमेंट में उभर रहे हैं। तो ये मौका इत्तेहाद का है, हम सबको मिलकर एक दूसरे के साथ काम करना है, ना कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और अहम मसले पर बात करेंगे जिस पर इस वक्त काफी ज्यादा डिस्कशन भी हो रही है। हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हंगामी बुनियादों पर डॉक्टर्स को जितना भी सामान दरकार था उसमें पीपी सर फहरिस्त हैं, उसमें हैंड ग्लव्स हैं, मास्क हैं, N95 की बात हो रही थी, वो डॉक्टर्स को फ्राहम कर दिया गया है। NDMA के थ्रू तमाम मुल्क के जितने भी हॉस्पिटल्स थे उन तक सामान जो है वो पहुंचा दिया गया है, और मुसलसल अब जितनी भी खेप इसकी आ रही है इसको पहुंचाया जा भी रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि हेल्थ प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, नर्सेज बड़ी तादाद में अब कोरोना वायरस की वजह से इफेक्ट होना शुरू हो गए। इसकी वजह आपको क्या नजर आती है? पीपीज अगर हैं तो हुकूमत का ये कहना है कि उसका दुरुस्त इस्तेमाल नहीं हो रहा, आप क्या समझते हैं कि वाकई ऐसा है, या फिर हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनकी अभी इस हवाले से ट्रेनिंग नहीं है सही तरह से? जी, इसके अंदर दोनों चीजें एक हद तक दुरुस्त हैं। अब पीपीज हैं, लेकिन जब आज से 1-1.5 महीने पहले नहीं थी। इस तरह की वबा असल में कभी दुनिया में आई नहीं जो अभी आई है। तो वी वर कॉट ऑन द रॉन्ग फुट, हमें पता ही नहीं था कि क्या चाहिए इसके लिए, और जो हॉस्पिटल थे वो अनप्रिपेयर्ड थे, डॉक्टर जो थे वो अनप्रिपेयर्ड थे, कोई ट्रेन नहीं था। अब आप देखिए 2 महीने 2.5 महीने हुए तकरीबन पहला केस रिकॉर्ड हुए हुए, तो हमारे पास कोई वेंटिलेटर्स नहीं थे। अब वेंटिलेटर जो है जो टास्क फोर्स जिसको मैं चेयर कर रहा हूँ, कोरोना वायरस का टास्क फोर्स, तो 2 महीने के अंदर अब वेंटिलेटर्स के डिजाइन अप्रूव हो गए हैं, इनका मैन्युफैक्चर शुरू होने वाला है, और बड़ी तेजी से प्रोग्रेस हुई है। इसी तरीके से टेस्टिंग फैसिलिटीज से 300-400 टेस्ट कर रहे थे आज से 2 महीने पहले, अब आप 6-7 हज़ार 8 हज़ार टेस्ट पे पहुंच गए हैं। इसी तरीके से क्लिनिकल ट्रायल्स की फैसिलिटीज कोई नहीं थी, अब जो एक बड़े पैमाने पे नेशन वाइड क्लिनिकल ट्रायल्स हो गए हैं, और मास्क मुल्क में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, N95 ही मास्क में। तो ये असल में 2 महीने के अंदर पूरे मुल्क के अंदर बहुत तेजी से तरक्की हुई है इन चीज के अंदर, और हम काफी अब आगे बढ़ चुके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि दुनिया में हमने देखा है कि सब ममालिक में ये वायरस फैल चुका है, और सब अपने तौर पर ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको ओवरकम किया जाए, कोई वैक्सीन तैयार कर ली जाए, अद्वियात तैयार कर ली जाए, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स भी इस हवाले से किए जा रहे हैं। तो एक तो इस पर आपके ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो ममालिक इस पर काम कर रहे हैं उसमें सबसे बेहतर आपको मॉडल किसका लगता है? और अगर हम देखें वो ममालिक जिन्होंने इस पर काबू पाया है, हमारे पास ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ पर एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई है, तो इस हवाले से उनको रोल मॉडल बनाकर उनको अगर फोकस करके उनको फॉलो किया जाए तो कौन से ममालिक का नाम लेंगे आप? जी, बात यह है कि इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पे वैक्सीन डेवलपमेंट के ऊपर काम हो रहा है। कोई 80 कंपनियां चाइना में, जर्मनी में, बरतानिया में, अमेरिका में और दूसरे ममालिक में इस पे काम कर रही हैं। कुछ जो है वैक्सीन जो है वो फेज 1 कंप्लीट हो गया है, फेज 2 के अंदर आ गई हैं, लेकिन ये जो इस वक्त जो वबा फैल रही है इसका इलाज वैक्सीन जो है नहीं है, क्योंकि वैक्सीन अगले साल तक मुहैया होगी, इस साल मुहैया होना बहुत मुश्किल है। तो वैक्सीन तो इसका इलाज नहीं हो सकता। सेकंड वेव अगर इसकी आएगी खुदा न खास्ता तो उसको रोकने के लिए फायदेमंद होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन कुछ अद्वियात पर भी काम हो रहा है, जैसे कि आपसे पहले बात हो रही थी तो आपने क्लोरोक्विन और एरिथ्रोमाइसिन के हवाले से भी बताया था कि इस पर भी दुनिया भर में तहकीकात मजीद हो रही थी। कल एक और अहम चीज भी हमने देखा कि अमेरिका में एबोला वायरस के मरीजों को जो दवा दी गई थी जिसके खास से अच्छे नताइज भी देखने को मिले थे, अब उसको मजीद टेस्ट के लिए मंजूर कर लिया गया है। कोरोना के कुछ पेशेंट्स को भी वो दी गई है रेमेडीज, और इसका सेवर इस मेडिसिन का नाम है। तो इस हवाले से भी कुछ आप हमें बताएगा कि ये वाकई इफेक्टिव साबित हो सकती है कोरोना के पेशेंट्स के लिए? जी, कई अद्वियात पे काम हो रहा है और हो रहा था। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन की कॉम्बिनेशन जो है वो फ्रांस में क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं और उनमें बहुत अच्छी पाई गई है। जो ट्रायल्स में अकेली हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन
फेल हो गई है, लेकिन एजिथ्रोमाइसिन के साथ कामयाब रही है। रेमडेसिविर जिसका आपने जिक्र किया, ये जो है ये क्योर नहीं है, लेकिन इसमें कोई 30% के करीब फायदा होता है। अगर जो लोग 15 दिन में एवरेज रिकवर कर रहे थे, अब वो 11 दिन में रिकवर कर रहे हैं। हमने भी मुल्क में क्लिनिकल ट्रायल शुरू किए हैं एक प्रोटेक्ट के प्रोग्राम से, जो हमारी टास्क फोर्स ने मुल्क में क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर रखे हैं, जिसमें एजिथ्रोमाइसिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और ये जो रेमडेसिविर है, इसी से मिलता जुलता एक मॉलिक्यूल है ऑस्टेलमेविर, उसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स पाकिस्तान में तकरीबन 2 हफ्ते पहले से शुरू हो गए हैं और इसके रिजल्ट इंशाल्लाह हफ्ता 10 रोज में आ जाएंगे। कौन से ममालिक हैं जिनका हमें फॉलो करना चाहिए नक्शा? मेरे ख्याल से सिंगापुर में अमवात की शरह बहुत कम है, सिर्फ 16 अमवात हुई हैं, जबकि कोई 17-18 हजार केसेस वहां पे हो चुके हैं। तो एक तो सिंगापुर का जो मेडिकल सिस्टम है, जिसकी वजह से अमवात कंट्रोल कर ली है, वो बहुत अच्छा है। कोरिया में टेस्टिंग का जो, साउथ कोरिया में जो टेस्टिंग का जो उन्होंने सिस्टम लेकर आए थे और रैंडम टेस्टिंग बहुत बड़े पैमाने पे कर रहे थे, जिससे साउथ कोरिया ने कंट्रोल किया, वो सिस्टम बहुत अच्छा है। स्वीडन ने कोई पाबंदियां इस तरह की नहीं लगाई और ये सिस्टम पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह होगा, क्योंकि उन्होंने हर्ड इम्यूनिटी के ऊपर सोच के उसको खुला छोड़ दिया, ये बहुत डेंजरस है। तो इस वक्त कुछ हर्बल ड्रग्स हैं चाइनीज, जो मैं समझता हूँ वो मार्केट में आ सकते हैं अगर वो ड्रैप अप्रूवल दे दे जल्द उसका। तो ये चाइना में बहुत सक्सेसफुल रहे हैं और चाइनीज गवर्नमेंट ने उनको फॉर्मली अप्रूव भी किया है कोरोना वायरस की ट्रीटमेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, हर्बल अद्वियात की आपने बात की है, क्या इस हवाले से हमारे यहाँ भी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ स्टडीज़ जो हैं सामने आना शुरू हो गई हैं, लेकिन ये तमाम तर चीज़ें हुकूमती सरपरस्ती में होनी चाहिए, बाकायदा चेक एंड बैलेंस के साथ मार्केट में आनी चाहिए कि जो भी इंसान उसको इस्तेमाल कर रहा है वो कहीं उसके इस्तेमाल के बाद ज़्यादा वल्नरेबल तो नहीं हो जाता। एक तो इस हवाले से फरमाइएगा। दूसरा, क्लिनिकल ट्रायल्स की कामयाबी की आपने बात की है, पाकिस्तान में भी जो इस वक्त किए जा रहे हैं, इनकी कामयाबी के कितने अरसे के बाद जो है वो अद्वियात, वो वैक्सीन जो है उसकी अवेलेबिलिटी मुमकिन हो पाएगी? क्लिनिकल ट्रायल जो हो रहे हैं वो एग्जिस्टिंग ड्रग्स के ऊपर हो रहे हैं, कोई नए ड्रग्स पे नहीं हो रहे, क्योंकि नए ड्रग्स में तो 5 से 10 साल लगते हैं और $5 अरब कम से कम खर्च होते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट के लिए, इसलिए उनके ऊपर तो अभी काम हो ही नहीं सकता इसके लिए। और सिर्फ जो एग्जिस्टिंग ड्रग्स हैं, चाहे वो मलेरिया में इस्तेमाल हो रहे हों, चाहे वो दूसरी इन्फेक्शन में, HIV में या दूसरी वायरल इन्फेक्शन में इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं। ये मार्केट में अवेलेबल ड्रग्स हैं, आप अपनी दुकान पे जाके आज भी खरीद सकती हैं। जिन ड्रग्स की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे एजिथ्रोमाइसिन हो, चाहे ये रेमडेसिविर हो या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, सब अवेलेबल ड्रग्स हैं और सारे FDA से अप्रूव्ड है। चाहे इसमें कोई रिस्क है, यकीनन साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन क्योंकि ये FDA से अप्रूव्ड है, इसलिए अगर उन जिन डोजेस में इनको रेकमेंड किया गया है उन डोजेस के अंदर रह के इस्तेमाल करें तो कोई रिस्क नहीं है। जो क्लिनिकल ट्रायल्स के रिजल्ट से ये साबित हो जाए कि वाकई मुफीद हैं, तो आप फौरी तौर पे इसका इस्तेमाल शुरू हो सकता है कंट्रोल्ड कंडीशन। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउर रहमान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नामवर साइंसदान और पाकिस्तान में इनकी खासी स्टडी है कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। डॉक्टर साहब ने भी यही कहा कि हमें जो अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी है इसको वक्त के साथ साथ मजीद बढ़ाने की ज़रूरत है, एहतियात लाजिम है। साथ ही साथ उन्होंने कहा मुकम्मल लॉकडाउन की उन्होंने भी मुखालफत की कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन एहतियात जितनी हम अपने तौर पर कर सकते हैं हमें ज़रूर करनी चाहिए। उन्होंने ये कहा वर्दा कि जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीन जो है उसको आने में बहुत ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, 6 माह से ज़्यादा अरसा लग सकता है, लेकिन कुछ अद्वियात की उन्होंने बात की जिन पर इस वक्त ट्रायल्स हो रहे हैं और ये जो अद्वियात हैं ये आने वाले दिनों में कुछ फ्रूटफुल नताइज हमें दे सकती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है नाज़रीन, ट्रांसमिशन का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। इस वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूज़ हेडलाइंस और फिर हम वापस आएंगे ट्रांसमिशन के हवाले से। मजीद गेस्ट को भी मदऊ करेंगे, आप हमारे साथ रहिए।